कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची से जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था और अचानक वही खून वापस उसकी नाक में अंदर की ओर ही जाने लगता है कि तभी यह दृश्य सीधा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हजारों साल पहले की बात है। इस जमीन के नीचे की दुनिया में एक राजकुमारी अपने परिवार के साथ खुशी से रहा करती थी। फिर एक दिन उसे जमीन के ऊपर वाली दुनिया के बारे में पता चला, जहां धूप और हवा होती है और ऊपर की तरफ नीला आसमान होता है जो दिन और रात में अलग अलग तरह के रंग बदलता रहता है। उसके दिल में यह सारी चीजें देखने की चाहत बढ़ जाती है, लेकिन उसे कभी भी ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिलती। जब उसकी चाहत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह फैसला कर लेती है कि वह किसी को भी बताए बगैर ऊपर जाएगी और आखिरकार वह अपने सभी गार्ड्स को धोखा देते हुए उन सीढ़ियों तक पहुंच जाती है जहां से ऊपर जाने का रास्ता था। जैसे ही वह जमीन के करीब पहुंचती है, सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराती है। इस रोशनी को वह बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती और राजकुमारी अंधी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह ऊपर चली जाती है। ऊपर की दुनिया में जाने की वजह से वह बहुत ही जल्द बीमार पड़ जाती है और वहीं पर मर भी जाती है। यहाँ तक कि उसकी बॉडी को भी कोई लेने तक नहीं आता और उसकी पूरी बॉडी वहीं गल सड़ जाती है। उसके डैड यानी जमीन के अंदर का राजा जानते थे कि उनकी बेटी मर चुकी है, लेकिन अभी भी वह यह उम्मीद बनाए हुए थे कि एक ना एक दिन जरूर उनकी बेटी लौट कर आएगी। चाहे राजकुमारी की किसी और की शक्ल क्यों ना हो, वह जरूर हमारे दुनिया में लौटेगी और वे अपनी आखिरी सांस तक उसका इंतजार करेंगे। यही सब देखते ही देखते काफी सारी सदियां ऐसे ही गुजर जाती हैं और हमें साल 1944 का समय दिखाया जाता है, जहां ओफेलिया नाम की एक लड़की अपनी मॉम के साथ अपने स्टेप डैड के घर जा रही होती है। उसकी मॉम प्रेग्नेंट है और सफर की वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण उन्हें रास्ते में ही गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। ओफेलिया टहलने लगती है कि तभी उसके पैर से एक पत्थर टकराता है जिसके ऊपर एक अजीब सा आंख का निशान बना होता है। ओफेलिया देखती है कि दूर एक पत्थर को तराश कर एक अजीब सी मूर्ति बनाई गई है जिसके ऊपर की एक आंख गायब होती है। वह समझ जाती है कि यह बड़ा सा पत्थर उसी मूर्ति का आंख वाला एक हिस्सा है। वह उस मूर्ति के पास जाती है और जैसे ही उस मूर्ति के खांचे के अंदर वह पत्थर वाली आंख फिट करती है तो मूर्ति के मुंह के अंदर से एक अजीब सा कीड़ा निकलकर बाहर आ जाता है। ओफेलिया उसे एक परी समझ लेती है, हालांकि वह एक ग्लास बग होता है। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, ओफेलिया की मॉम उसे आवाज लगाकर बुला लेती हैं और यह सभी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह होती है कि वही कीड़ा जो अभी अभी मूर्ति के अंदर से बाहर निकला था, वह ओफेलिया का पीछा करने लग जाता है। जैसे ही यह सभी घर पर पहुंचते हैं तो ओफेलिया देखती है कि वह कीड़ा पहले से ही वहां मौजूद होता है। वह उसे देखने के लिए उसके करीब जाती है, लेकिन वह कीड़ा उड़ते हुए उसे एक अजीब सी जगह पर लेकर जाने लगता है। देखने में यह रास्ता एक पुराने खंडहर की तरह लग रहा होता है। ओफेलिया यहाँ पर उस कीड़े को देखने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह गायब हो जाता है। इससे पहले कि इसी रास्ते में वह और भी आगे बढ़ जाती, मर्सिडीज नाम की एक लड़की वहाँ आती है और उसे आगे जाने से रोक लेती है। मर्सिडीज उसे बताती है कि यह सब एक भूल भुलैया है और पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ है। जो कोई भी इसके अंदर गया वह कभी भी वापस नहीं आया और उसे भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब ये लोग वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि वह कीड़ा अभी भी उन पर नजर रख रहा होता है। घर पर हमें ओफेलिया के स्टेप डैड कैप्टन विडाल दिखाए जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जालिम है। इस समय स्पेन में सिविल वॉर चल रहा होता है और कैप्टन सभी गोरिल्ला ग्रुप्स को मारकर खत्म करना चाहते हैं, जो असल में आम शहरी ही हैं और अपने हक में लड़ने के लिए बागी बने हुए हैं। रिबेल्स यानी बागियों के गोरिल्ला ग्रुप को मारने के चक्कर में वह अक्सर शहरियों को भी मार देते हैं, चाहे वह अपनी जान की भीख क्यों ना मांगते रहें और यह बताते रहें कि हम रिबेल्स नहीं हैं। अगर उनका सच कैप्टन के सामने आ भी जाए कि वह मासूम है, तो भी कैप्टन को इसकी कोई परवाह नहीं होती। हमें पता चलता है कि कैप्टन को ओफेलिया भी पसंद नहीं है और वह ओफेलिया की मॉम का भी कोई खास ख्याल नहीं रखते, जबकि वह इस समय प्रेग्नेंट भी होती हैं। इस सब के बावजूद भी वह ओफेलिया की मॉम को धमकी देते हैं कि अगर उनका बेटा पैदा नहीं हुआ तो वह उन्हें घर पर नहीं रहने देंगे। यहीं पर हमें एक राज भी पता चलता है कि मर्सिडीज, जो कि एक मेड है, वह भी असल में गोरिल्ला ग्रुप की लीडर की बहन है और यहाँ पर काम वह इसलिए कर रही है ताकि वह यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन गोरिल्ला ग्रुप को देती रहे। यहाँ तक कि उनके डॉक्टर भी गोरिल्ला ग्रुप के साथ ही मिले हुए हैं। रात होती है और ओफेलिया जब अपनी मॉम के पास सोने की तैयारी करने में लगी होती है, तब वह नोटिस करती है कि वही कीड़ा जो बार बार उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, वह अब उसके रूम में ही है।
वह उसे गौर से देखती है और समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर यह है कौन। ओफेलिया परियों की कहानियों में इतना खोई रहती है कि उसे हर चीज परी लगती है। वह अब अपनी परियों वाली किताब खोलती है और उस कीड़े से पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम परी हो। वह कीड़ा किताब में बनी तस्वीर को देखते ही अपना रूप बदल लेता है और एक परी बन जाता है और फिर ओफेलिया को अपने साथ चलने का इशारा करने लगता है। ओफेलिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और वह परी उसे उसी लेबिरिंथ यानी भूल भुलैया में लेकर आ जाती है। वहीं पर उसे वहीं नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिसके जरिए हमने इस कहानी की शुरुआत में उस प्रिंसेस को ऊपर आते हुए देखा था। ओफेलिया जब डरते डरते सीढ़ियों से नीचे जाती है तो उसे वहां पर एक काफी खौफनाक सा क्रिएचर यानी फॉन दिखाई पड़ता है, जो ओफेलिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है कि आखिर तुम आ ही गई, कितने सालों से तुम्हारा इंतजार था। ओफेलिया उसकी बात समझ नहीं पाती है और वह इस क्रिएचर से डरने लगती है। वह क्रिएचर यानी फोन उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वह बताता है कि मैं एक फोन हूँ और मैं आपका गुलाम हूँ। फोन ओफेलिया को बताता है कि आप एक प्रिंसेस हैं और आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। आपका संबंध जमीन के नीचे की दुनिया से है और आप वहाँ के राजा की बेटी हैं। आपका नाम प्रिंसेस मूना है। ओफेलिया कहती है कि यह सब सच नहीं है। फोन कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो घर जाकर अपने कंधे पर देखिएगा, वहाँ एक चांद का निशान होगा और इससे साबित हो जाएगा कि आप प्रिंसेस मूना ही हैं। फोन आगे बताता है कि आपके डैड ने आपको अपनी दुनिया में वापस लाने के लिए बहुत सारे दरवाजे खोले हुए थे और अब एक ही दरवाजा वापस बचा हुआ है और वह कुछ पहेलियां हल करने के बाद ही खुलेगा। साथ में यह भी साबित करना होगा कि आपके अंदर जो अच्छाई थी वह इस दुनिया में आने के बावजूद भी खत्म नहीं हुई है। जब आप यह सारी पहेलियां हल करके टास्क को पूरा कर देंगी तो उस दुनिया का रास्ता खुल जाएगा। वह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप यह साबित करेंगी कि इस दुनिया में आने के बाद आपकी अच्छाई खत्म नहीं हुई है और इसके साथ साथ आपको 3 पहेलियां भी हल करनी होंगी। यह सब करने के बाद आप अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगी। यह कहकर वह फोन उसे एक किताब देता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता, यानी बिल्कुल खाली होती है। फोन उससे कहता है कि जब आप बिल्कुल अकेली हों तभी इस किताब को खोलिएगा। अब वह छोटी परी उसे यहाँ से अपने घर का रास्ता दिखाते हुए वापस घर ले आती है। घर आते ही ओफेलिया अपने कंधे पर देखती है तो वहाँ सच में एक चांद का निशान बना हुआ होता है, यानी वह फोन सच बोल रहा था। अब ओफेलिया जब उस खाली किताब को खोलती है तो ओफेलिया के छूते ही किताब में अक्षर उभरने लगते हैं। उन अक्षरों से उसे उसका पहला टास्क पता चलता है कि उसे इस घर से कुछ दूरी पर जाना है। वहाँ एक बहुत बड़ा पुराना अंजीर का पेड़ है जिसकी जड़ के अंदर एक बहुत ही बड़ा मेंढक रहता है। उस मेंढक के आसपास 3 गोल्डन कलर की बॉल्स हैं जो उसे उस मेंढक के पेट के अंदर डालनी है। उसके बाद मेंढक के पेट से एक गोल्डन चाबी निकलेगी जो उसे हासिल करनी होगी और यही उसका पहला टास्क है। किताब बताती है कि पहले टास्क को पूरा करते ही वह मैजिकल ट्री दोबारा से हरा भरा हो जाएगा जो उस मेंढक की वजह से अब सूख गया होता है। ओफेलिया फौरन वहां जाती है और उसे जंगल में वह पेड़ मिल जाता है। वह पेड़ के नीचे बनी गुफा के अंदर जाती है और वहां इतने बड़े मेंढक को देखकर एक बार तो वह डरती है, लेकिन फिर वह वहां दलदल और कीचड़ के अंदर रेंगते हुए जाती है। वह उन 3 मैजिकल गोल्डन बॉल्स को ढूंढ लेती है जिसे मेंढक के मुंह में डालना था। वह उन तीनों बॉल्स को मेंढक के आगे रखती है और मेंढक अपनी जीभ से उन्हें उठा लेता है। उन्हें निगलते ही एकदम से मेंढक बहुत बड़ी उल्टी करता है और उसकी उल्टी में से वह गोल्डन चाबी निकलकर कीचड़ में गिर जाती है। ओफेलिया उस कीचड़ से चाबी उठा लेती है। इस तरह से उसका पहला टास्क पूरा हो जाता है और वह खुशी से घर वापस आ जाती है। ओफेलिया जब नहा रही होती है तो वह कीड़ा यानी परी दोबारा उसके पास आती है और ओफेलिया एक्साइटेड होकर कहने लगती है कि मुझे दोबारा से लॉबीरेंथ में लेकर चलो। वह दोबारा लॉबीरेंथ में जाती है और फोन को वह चाबी दिखाती है। तब फोन कहता है कि यह चाबी तुम्हें अपने पास ही रखनी है और साथ में वह उसे एक जादुई चौक भी देता है। वह कहता है कि यह भी तुम्हारे काम आएगा। यह सब चीजें लेकर ओफेलिया दोबारा से घर आ जाती है। घर आते ही ओफेलिया उस किताब को खोलती है, लेकिन जैसे ही वह उसे टच करती है तो अब वहाँ अक्षर उभरने की बजाय खून ही खून फैलने लगता है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और किताब को जोर से बंद कर देती है कि ठीक उसी वक्त उसे अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह भाग कर जाती है और देखती है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ओफेलिया अपनी किताब को वहीं पर छोड़कर फौरन अपने डैड को बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके डैड भी उसकी मॉम की तबीयत की खबर सुनकर कोई खास ध्यान नहीं देते। ओफेलिया अकेली यह सब कुछ नहीं संभाल सकती थी और अपनी मॉम की बीमारी की वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी तरह से टाइम बीत जाता है और एक रात जब वह गहरी नींद में सो रही होती है तो फोन उसके पास आता है। वह गुस्सा कर रहा होता है कि अभी तक ओफेलिया ने अगले वाले टास्क को पूरा नहीं किया है। ओफेलिया उसे बताती है कि मैं अपनी मॉम की तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तब फोन भी उसे बताता है कि वह बात तो ठीक है, लेकिन हम भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि पूर्ण
पूर्णमासी यानी पूरे चांद की रात आने वाली है और उसी रात को वह दरवाजा खुल पाएगा। फॉन ओफेलिया की मदद करने के लिए उसे एक जादुई बच्चे की तरह दिखने वाली जड़ देता है जिसे मैंड्रेक कहते हैं और कहता है कि हर रोज सुबह को इसके अंदर दूध डालते हुए अपने 2 खून के कतरे डाल देना और इसे अपनी मॉम के बेड के नीचे रख देना। इसके बाद से वह थोड़े ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। साथ में वह ओफेलिया को कुछ परियां भी देता है ताकि उसके अगले टास्क में उसे मदद मिल सके, क्योंकि अगला टास्क बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फोन बताता है कि अगले टास्क में दोबारा सामना किसी जानवर या इंसान से नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर से होगा। वहाँ जब तुम अपना टास्क पूरा करने के लिए जाओगी तब वह मॉन्स्टर तुम्हें हर हाल में मारने की कोशिश करेगा, मगर तुम्हें अपने आप को बचाना है। फोन चेतावनी देता है कि जब तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें रखी गई होंगी, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज की लालच में नहीं आना है और बस अपने काम को पूरा करने पर ध्यान रखना है। वह उसे यहाँ पर एक रेत घड़ी देते हुए कहता है कि इस रेत के खत्म होने से पहले पहले तुम वापस भी आ जाना। फोन यहाँ से सब कुछ बताकर चला जाता है, जिसके बाद अब ओफेलिया उस किताब को खोलती है और उसे छूती है। उस पर दूसरा टास्क लिखा हुआ आ जाता है, जिसका पहला स्टेप यह था कि उसके पास मौजूद जादुई चौक से उसे अपने घर की किसी भी दीवार पर दरवाजा बनाना है। जैसे ही ओफेलिया दीवार पर चौक से दरवाजा बनाती है तो वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जो कि किसी दूसरी दुनिया का है, या कहें कि उसी मॉन्स्टर वाली दुनिया का पोर्टल है। ओफेलिया जब उस दुनिया के अंदर जाती है तो देखती है कि एक बहुत बड़े डाइनिंग टेबल के पीछे एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है जिसका नाम पेलमैन है। उसका चेहरा एक लटकी हुई खाल से कवर होता है, नाक की जगह 2 सुराख हैं और उसके मुंह की जगह भी एक कट लगा हुआ होता है, जबकि उसकी आंखें उसके चेहरे पर नहीं हैं बल्कि उसकी दोनों आंखें सामने प्लेट पर पड़ी हुई हैं। ये मॉन्स्टर इस समय सोने में बिजी होता है। ओफेलिया उस टेबल के पास जाती है और उसकी आंखें उठाकर देखने लगती है। ये सब बहुत ज्यादा डरावना लगता है। ओफेलिया इन सारी चीजों को चेक ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मौजूद परियां उसे इशारा करती हैं कि तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए, तुम्हें अपने टास्क को पूरा करना है। वो उसे यहाँ पर बने हुए 3 छोटे छोटे दरवाजों की तरफ लेकर जाती हैं और बताने लगती हैं कि इनमें से एक दरवाजे में अपनी उस मेंढक वाली गोल्डन चाबी लगाओ। ओफेलिया अपनी उस चाबी से बीच वाले छोटे से दरवाजे को खोलती है तो अंदर से उसे एक डैगर यानी खंजर मिलता है जो कि सोने का होता है। इन चीजों को लेकर वह यहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी टेबल पर पड़ी अंगूर और खाने की चीजों को देखकर उसके अंदर लालच पैदा हो जाता है। वह फोन की वार्निंग को भूल जाती है और उसने वहां से एक अंगूर उठाकर खाना शुरू कर देती है। ये सारी चीजें उस मॉन्स्टर की थीं। जैसे ही वह खाने को हाथ लगाती है वह मॉन्स्टर जाग जाता है और प्लेट में रखी अपनी आंखों को अपने हाथों में फिट करता है और उन हाथों को अपने चेहरे के सामने रखकर ओफेलिया को देख पाता है। वह अपनी सीट से उठता है और ओफेलिया की जान के पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वह ओफेलिया को पकड़कर मार देता, वह छोटी छोटी परियां उस मॉन्स्टर की आंखों पर अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। मौका पाते ही ओफेलिया वहां से भागती है, लेकिन वह देखती है कि उसकी रेत घड़ी का टाइम अब खत्म हो गया है और जो दरवाजा उसने खोला था अब वह भी गायब हो चुका था। वह मॉन्स्टर उन बेचारी छोटी छोटी परियों को पकड़कर उन्हें खा जाता है और अब दोबारा वह ओफेलिया की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसे मार सके। तभी ओफेलिया अपना दिमाग चलाती है और अपनी जादुई चौक से छत के ऊपर की तरफ एक और दरवाजा बनाती है और उसके अंदर चली जाती है। असल में ये रास्ता उसे सीधे उसके कमरे में लेकर आता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। इस टास्क को ओफेलिया ने पूरा तो कर लिया था, लेकिन टास्क के दौरान 2 परियों को उस मॉन्स्टर ने मार दिया था, इसलिए वह बहुत दुखी हो जाती है। इधर आने के बाद वह देखती है कि अब सुबह हो चुकी है। वह जल्दी से वह जादुई जड़ उठाती है, उसमें दूध डालती है और उसे अपनी मॉम के बेड के नीचे रख देती है। कुछ ही देर में उसकी मॉम को होश भी आ जाता है, जिसकी वजह से ओफेलिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दृश्य बदलता है और हम कैप्टन विडाल की क्रूरता को चरम पर देखते हैं। वह गांव वालों का सारा राशन और दवाइयां जब्त कर लेता है ताकि जंगल में छिपे बागी भूख से तड़पकर बाहर आने को मजबूर हो जाएं। उसकी यह चाल काम करती नजर आती है और गांव में भूखमरी फैल जाती है, लेकिन तभी बागी एक जोरदार पलटवार करते हैं और वहां से गुजर रही एक ट्रेन को धमाके से उड़ा देते हैं। यह धमाका सिर्फ कैप्टन को उलझाने के लिए एक छलावा था। जब कैप्टन अपने गोदाम की तरफ भागता है तो देखता है कि बागी वहां का सारा राशन लूट ले गए हैं। कैप्टन की नजर ताले पर पड़ती है। वह टूटा नहीं था बल्कि चाबी से सलीके से खोला गया था। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह काम घर के अंदर मौजूद मर्सिडीज का है, क्योंकि गोदाम की चाबी सिर्फ उसी के पास रहती थी। आग बबूला होकर कैप्टन अपने सैनिकों के साथ जंगल में बागियों का पीछा करता है, क्योंकि अभी भागी सामान लेकर ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे। जैसे ही ये लोग बागियों
बागियों की लोकेशन पर पहुंचते हैं, वहां दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इस खूनी झड़प में धुआं छंटने के बाद कैप्टन एक घायल बागी को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उसे घसीटते हुए हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां कैप्टन राज उगलवाने के लिए उसे बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जब वह बागी अपना मुंह नहीं खोलता तो कैप्टन डॉक्टर को हुक्म देता है कि उसका इलाज किया जाए ताकि उसे और तड़पाया जा सके और इनकी प्लानिंग जान सके। लेकिन डॉक्टर, जो खुद बागियों का साथी है, कैप्टन का हुक्म मानने के बजाय उस तड़पते आदमी को जहर का इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए सुला देता है। कैप्टन को जैसे ही डॉक्टर की गद्दारी समझ आती है, वह बिना एक शब्द बोले अपनी बंदूक निकालता है और डॉक्टर को गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है। दूसरी तरफ हमें ओफेलिया दिखाई जाती है, जिसे मिलने के लिए दोबारा रात को वो क्रिएचर फोन आता है। फोन उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है। वह कहने लगता है कि तुम अच्छी लड़की नहीं रही, अब तुम्हारे अंदर इस दुनिया वाली लालच आ गई है और इसी लालच में तुमने उस जगह की चीजें उठाकर खाई और तुम्हारी लालच का नतीजा यह हुआ कि वो परियां बेचारी मारी गईं। अब मैं तुम्हें तीसरा टास्क नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी दुनिया में जाओ। हमारी दुनिया में ऐसी बेरहम और लालची प्रिंसेस की कोई जरूरत नहीं। इधर ओफेलिया की मॉम की तबीयत जैसे जैसे ठीक हो रही है, वैसे वैसे उनके साथ कैप्टन का रवैया और भी ज्यादा बुरा होता जा रहा है। कैप्टन को यहाँ तक कि ओफेलिया की मॉम भी बागी लगने लगी हैं और इसी शक की वजह से वह ओफेलिया की मॉम का सारा सामान भी चेक करते हैं और उन्हें बेड के नीचे वही जादुई जड़ मिल जाती है जो ओफेलिया ने रखी थी। वह जड़ उठाकर गुस्से में ओफेलिया की मॉम के हाथ पर रख देते हैं और पूछने लगते हैं कि यह सब क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। कैप्टन गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और फिर ओफेलिया की मॉम ओफेलिया से पूछने लगती हैं कि यह सब क्या है। यहाँ पर ओफेलिया अपनी मॉम से कुछ भी नहीं छुपाती। वह काफी ज्यादा डर गई है उस कैप्टन के रवैये से, इसलिए वह सब सच बता देती है कि जिस तरह वह लॉबिरिंथ में गई थी तो वहाँ उसे एक फोन मिला और जो जो उसने किया था वह सब बताती है। वह बताती है कि इस जड़ की वजह से ही आप ठीक हो रही हैं। लेकिन ओफेलिया की मॉम को इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं होता। उल्टा वह ओफेलिया पर गुस्सा होकर कहती हैं कि प्लीज इन परियों की कहानी से और किताबों से बाहर निकल आओ, यह दुनिया इन चीजों से बहुत अलग है। ये कहते हुए वह अपनी बेटी ओफेलिया को गले लगा लेती हैं और उस जड़ को पास ही जल रही आग में फेंक देती हैं। वह जड़ आग में तड़पने लगती है और चीखते हुए मर जाती है। जड़ के मरते ही ओफेलिया की मॉम की तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। ओफेलिया की मॉम एक बेटे को जन्म देती हैं, लेकिन इसके बाद ओफेलिया की मॉम मर जाती हैं। अपनी मॉम के फ्यूनरल पर ओफेलिया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वह अब कुछ भी नहीं करना चाहती और जाकर अपने रूम में लेट जाती है। जबकि इधर हम देखते हैं कि कैप्टन मर्सिडीज को पकड़ लेते हैं और बड़े ही शांत अंदाज में उसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। मर्सिडीज भी समझ जाती है कि इन्हें उस पर शक हो चुका है और जल्द ही वह उसे पकड़कर मार देंगे। इसीलिए वह रातों रात वहां से भागने का सोचने लगती है और जाते हुए वह ओफेलिया को भी वहां से लेकर जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर ओफेलिया यहाँ पर रही तो कैप्टन उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा। मर्सिडीज और ओफेलिया जब भागने की कोशिश करती हैं तो कैप्टन अपने सिपाहियों के साथ उन्हें जंगल में पकड़ लेता है। ओफेलिया को मर्सिडीज के साथ देखकर कैप्टन को यकीन हो जाता है कि वह भी बागियों के ग्रुप का ही हिस्सा है। कैप्टन ओफेलिया के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद कैप्टन मर्सिडीज से पूछताछ करने और उसे टॉर्चर करने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन मर्सिडीज ने पहले से ही एक चाकू के साथ अपने हाथ खोल लिए थे। वह अचानक कैप्टन के ऊपर हमला कर देती है, उसे बुरी तरह जख्मी करती है और वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। वह भागते हुए फिर से जंगल की तरफ जाती है, लेकिन वहां कैप्टन के सिपाही उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। सिपाही उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी जंगल से सभी बागी अचानक बाहर निकल आते हैं। वह आते ही सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। बागी उनके सारे घोड़ों पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरह मर्सिडीज को बचा लिया जाता है। इधर ओफेलिया कमरे में बंद है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अपनी मॉम की मौत के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ जाती है कि तभी अचानक फोन वहां आता है। वह ओफेलिया को गले लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। आज की रात खत्म होने से पहले तुम्हें हर हाल में अपने भाई को लेकर लिबेरिंथ में आना होगा। अगर यह तीसरा टास्क पूरा नहीं हुआ तो तुम कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगी। ओफेलिया कहने लगती है कि यह कमरा हर तरफ से बंद है, मैं इस कमरे से अपने भाई के पास कैसे जाऊंगी। तब फोन उसे एक मैजिकल चौक देता है जिसके जरिए वह अपनी मर्जी की किसी भी जगह पर जा सकती है। वह दीवार पर एक दरवाजा बनाती है और अपने भाई के कमरे का तस्वुर करती है और सच में वह उसी
कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ पर जब ओफेलिया अपने नवजात भाई को गोद में लेकर भाग ही रही होती है तब कैप्टन उसे देख लेता है। हालांकि कैप्टन उस वक्त काफी जख्मी भी होता है, फिर भी वह उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसे पता चलता है कि गोरिल्ला ग्रुप ने उनके पोस्ट पर हमला कर दिया है। वह फिर भी जंग की तरफ नहीं जाता, बल्कि अपने बेटे को बचाने के लिए ओफेलिया के पीछे पीछे लेबेरिंथ की तरफ बढ़ने लगता है। जब ओफेलिया लेबेरिंथ में भागती हुई एक अजीब सी दीवार के पास पहुंचती है तो ओफेलिया के वहां जाते ही वहां की दीवार खुल जाती है और वहां रास्ता बन जाता है। ओफेलिया उस दीवार के अंदर चली जाती है और आगे जाकर उसे फोन मिल जाता है। जबकि कैप्टन जब इस दीवार के पास पहुंचता है तो वह कंफ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि उसके लिए वहां आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं खुलता। लेकिन फिर वह किसी तरह अंदर का रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है। भूल भुलैया के अंदर फोन ओफेलिया के सामने यह शर्त रखता है कि जादुई दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए उसे अपने नवजात भाई को हल्का सा काटना होगा, ताकि उसके खून की 2 बूंदें नीचे फर्श पर गिर सकें। अपने छोटे भाई का खून बहाने की बात सुनते ही ओफेलिया घबरा जाती है और फोन को साफ मना कर देती है। वह कहती है कि भले ही उसे हमेशा के लिए इसी बेरहम दुनिया में क्यों न रुकना पड़े, फिर भी वह अपने मासूम भाई को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी और न ही उसे जरा सा भी दर्द देगी। कि तभी फोन उस पर यह काम तुरंत पूरा करने का बहुत ज्यादा दबाव बनाता है। लेकिन ओफेलिया अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ जाती है और किसी भी कीमत पर उसकी यह बात मानने से इनकार कर देती है। ठीक उसी दौरान यहाँ पर कैप्टन भी आ जाता है और उनके यहाँ आने पर हमें पता चलता है कि कैप्टन फोन को नहीं देख सकता। उसे वहां सिर्फ ओफेलिया हवा से बातें करती हुई दिखाई देती है। वह ओफेलिया से अपना बेटा छीन लेता है, जिसके बाद वह ओफेलिया को गोली मार देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। बेचारी ओफेलिया वहीं पर गिर जाती है और उसका खून उस कुएं के अंदर टपकने लगता है। कैप्टन जब उस भूल भुलैया से बाहर निकलता है तो देखता है कि सभी रिबेल्स उसे घेरे हुए खड़े हैं। अब मर्सिडीज आगे आती है और उसके हाथ से उसका बेटा ले लेती है। कैप्टन जानता है कि उसका अंत आ चुका है। वह बस इतना कहता है कि मेरे बेटे को मेरा नाम और मेरे मरने का वक्त बता देना। लेकिन मर्सिडीज मना कर देती है कि वह कभी नहीं जान पाएगा कि तुम कौन थे। इसके तुरंत बाद रिबेल्स उसे शूट करके मार देते हैं। दृश्य एकदम से बदलता है और कैमरा वापस घायल ओफेलिया पर आकर रुक जाता है, जो अब फर्श पर गिरी होती है और उसकी नाक से लगातार खून बहने लगता है। ये वही सीन है जो हमने बिल्कुल इस कहानी के शुरुआत में देखा था। उसकी सांसें टूटने लगती हैं और वह मरने वाली होती है कि ठीक उसी वक्त उसे एक जानी पहचानी सी रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज उसे पुकारते हुए सीधे कहती है, उठ जाओ मेरी बेटी, तुम अपनी असली दुनिया में वापस आ चुकी हो। ओफेलिया जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वह एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे महल के अंदर खड़ी है। यह असल में जमीन के नीचे की दुनिया है। आखिरकार ओफेलिया अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। वहाँ उसके असली माता पिता और वही फोन उसका इंतजार कर रहे थे। ओफेलिया एकदम चौंक जाती है कि वह तीसरा काम पूरा किए बिना ही यहाँ कैसे पहुँच गई। तभी राजा यानी उसके पिता बताते हैं कि वह तीसरा काम असल में तुम्हारी एक परीक्षा थी। हम परखना चाहते थे कि इंसानी दुनिया की क्रूरता तुम्हारे अंदर तो नहीं आ गई। इसी वजह से हमने तुम्हें अपने भाई को घायल करने को कहा था, पर तुमने उस मासूम को दर्द देने के बजाय अपनी जान कुर्बान करना ज्यादा सही माना। इससे पता चलता है कि तुम बहुत दयालु हो और इसी तरह तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई और तुम अपने घर आ सकी। अगर उस पल तुम फोन का कहना मान लेती और अपने भाई को चोट पहुंचा देती तो तुम कभी लौटकर इस जगह नहीं आ पाती। ओफेलिया के अपनी दुनिया में वापस लौटने की खुशी में वहां बड़ा जश्न शुरू हो जाता है और उसकी पुरानी सारी यादें भी पूरी तरह लौट आती हैं। वहीं हकीकत की दुनिया में हमें ओफेलिया का मृत शरीर पड़ा हुआ नजर आता है। मर्सिडीज उस लाश के पास बैठकर बेहद उदास होती है, क्योंकि उसे ओफेलिया से अपनी सगी बहन जैसा लगाव हो गया था। उसकी मौत पर वह बहुत ज्यादा गमगीन है और लगातार रो रही होती है। लेकिन मर्सिडीज को यह बिल्कुल मालूम नहीं होता कि ओफेलिया सचमुच में मरी नहीं है, बल्कि वह अपनी असली जादुई दुनिया में लौट चुकी है। और इसी आखिरी दृश्य को दिखाते हुए ये पूरी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।